All right. So, so we're going to go through the same chapter in the new edition, or or I will try my best कि आज मैं इसको खत्म कर लें. ठीक है? ओके. सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है. लाइट ऑफ कर दो यार प्लीज. नीचे वाली बेशक. नीचे नीचे वाली. ठीक है? इज इट बेटर? ठीक है? ऑलराइट जी. सो व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? चलें जी. तो शुरू करते हैं. टाइम क्लास पे आते हैं. ठीक है? बिल्कुल वही क्लास है जो कि हमने पहले बनाई थी. द ओनली डिफरेंस यू विल गोइंग टू सी इन ए वाइल. अच्छा ये देखिए जी. तो आई होप यू रिमेंबर कि हमने ये क्यों बनाया था. अह, जी. ये क्यों बनाया था ये. बस एक सा कलर चेंज कर लेते हैं. ये कर लेते हैं. ठीक है. हाँ जी. ये क्यों लिखा था. ताकि अगर हम बार बार इंक्लूड करें तो मल्टीपल इंक्लूजन्स को किसी तरह से प्रिवेंट कर दें. ठीक है. सो ये बेसिकली क्या होता है. ये जो कंपाइलर एक्चुअली कंपाइलर के लिए लिंकर के लिए इंफॉर्मेशन होती है. लिंकर कंपाइलर के अंदर ना मल्टीपल स्टेजेस होती हैं. एक होता है सिंटेक्स एनालाइजर. सिंटेक्स एनालाइजर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कोई सिंबल ना आप ऐड कर दें जो कि अलाउ नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉलर साइन डाल दिया. ठीक है. कोड के अंदर सी प्रोसेस के अंदर डॉलर साइन की एक्सेप्टेंस नहीं है. ठीक है ना. तो डॉलर कोई कोई चीज भी नहीं होती. अ, अ, या आपने कोई भी और ऐसा सिंबल डाल दिया जो कि उर्दू को सिंबल डाल दिया. तो दैट्स ए. तो ये लेक्सिकल एनालाइजर से काम करता है. फिर होता है कि फॉर एग्जांपल फिर होता है पार्सर. पार्सर बेसिकली क्या काम करता है. वो ये करता है कि जो आपकी बेसिकली बैक एंड पे ग्रामर होती है. जिस तरह इंग्लिश में ग्रामर होती है. मैं कहता हूं मैं आम खाता हूं की जगह मैं खाता आम फलाना. मैं इस तरह के जुमला बोल दूं तो वो आपके यार ये कैसे बोला ना. ये ग्रामर को फॉलो नहीं किया. बिल्कुल इसी तरह सी प्लस प्लस में भी एक ग्रामर है. और ग्रामर ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप क्या करेंगे. पहले आप इंटीजर डिक्लेयर करेंगे. फिर आप अ, तो पहले आप इंटीजर पहले टाइप बताएंगे. फिर आप वेरिएबल का नाम बताएंगे. और फिर आपने असाइनमेंट करनी है तो असाइनमेंट करेंगे. ये आपका तरीकाकार है. लेकिन अगर आप उलट कर दें तो वो ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहा. आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की. ठीक है. तो एक एक पैटर्न है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा. एक ग्रामर है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है. ये काम पार्सर करता है. फिर सिमेंटिक एनालाइजर होता है. सिमेंटिक एनालाइजर का मतलब है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई ईट टेबल. ये आपका नजरिए का सजीव शब्द है. हालांकि ग्रामेटिकली ठीक है. ठीक है. लेकिन ये सेमेंटिकली इट्स नॉट मीनिंगफुल. ये बात में. तो ये सेमेंटिक एनालाइजर होता है वगैरह वगैरह जो हम ये काम करते हैं. ठीक है. आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की. सेमेंटिक एनालाइजर मतलब ये है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शन का वेरिएबल कर देता हूं. अब भैया यार ये तो नहीं कर सकते. क्यों. क्योंकि एक इंटीजर है और एक फ्रैक्शन है. ये क्या नहीं हो सकता. ये बात सुने. ये सेमेंटिक एनालिसिस का काम है. तो कंपाइलर के अंदर सेमेंटिक एनालाइजर ये काम करता है कि जो कि ये चीजें मैच करता है कि यार ठीक है ये भी है नहीं. ठीक है. अच्छा ये तो हमारा एक मैंने कंपाइलर का ये प्रोसेस बताया. दूसरा होता है कि एक बेसिकली आपके अगर ये काम सारे ठीक हो जाते हैं तो फिर लिंकर आता है. और लिंकर क्या करता है कि आपके लिखे हुए कोड को बेसिकली वो कन्वर्ट करता है बाउंड्री के अंदर. और उसके अंदर आपके लिए जो ऊपर आपने फाइलों में लिखा था इस फाइल के लिए ये हेडर फाइल चाहिए. इस फाइल के लिए ये हेडर फाइल चाहिए. ठीक है ना. तो वो लिंकर क्या करेगा. लिंकर किसी भी चीज को रिडंडेंट नहीं होने देगा. ठीक है. यदि आपने 50 फाइलों में आपने टाइम डॉट एच इंक्लूड की हुई है तो वो टाइम डॉट एच की 50 इंस्टेंस नहीं रखेगा. वो कहेगा हाँ मैं पहली दफा जब मैंने इंक्लूड किया था तो कर दिया था. दूसरी दफा मुझे देखूंगा कि मुझे इंक्लूड करने की जरूरत है या नहीं. मैंने पूरे मेरे ऊपर डेफिनेशन लिख दी हुई है. तो अब तुम वही यूज कर देना. ये बस में. ये लिंकर का स्टेप है जो ये काम करता है. तो ये जो आपने इफ एंड एफ लिखा है जो कि हम सी प्लस प्लस में जो हमारा जो विजुअल स्टूडियो है उसमें हम यहाँ पे क्या लिखते हैं. हैश प्रैग्मा वंस. प्रैग्मा वंस कर देते हैं. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा देयर आर फ्यू थिंग्स टू नोट. वन इज कि उसने एक टाइमर का सेटर बनाया जो कि बिल्कुल ठीक है. हमने भी बनाया था. एक सेट का फंक्शन बनाया जिसके अंदर टाइम की वैल्यूज पास होती है. सेकंड क्या क्या आवर मिनट और सेकंड पास होता है. अच्छा एक और मजेदार चीज देखें. ये जो उसने प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट स्टैंडर्ड हमने पिछली क्लास में भी किया था. लेकिन नाउ द डिफरेंस इज कि यहाँ पे कॉन्स्ट कॉन्स्ट लिखा हुआ है.
इस कॉन्स्ट का क्या मतलब है? आपको याद है हमने जो पहले स्टार्ट के साथ इंप्लीमेंटेशन की थी, तो उसमें हमने जो प्रिंट स्टैंडर्ड और प्रिंट यूनिवर्सल लिखा था, उसके अंदर हमने पास बाय रेफरेंस किया था उस ऑब्जेक्ट को, और उसके साथ कॉन्स्ट भी लिखा था। कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट का मतलब है कि मैं इस फंक्शन के अंदर उस कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करूंगा। ये बात समझा? बिल्कुल उसी तरह अगर आप कहते हैं कि एक, जो याद है आपको मैंने क्या कहा था कि जितने भी आपके प्रिमिटिव फंक्शन, ये जितने भी आपके मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास के, उसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट ने के थ्रू आपने कॉल किया होता है, लेट्स से मैंने टाइम t1 बनाया और t1 डॉट प्रिंट यूनिवर्सल कॉल किया। अच्छा, अब अगर मैं प्रिंट यूनिवर्सल कॉल करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो मेन में जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने फंक्शन को कॉल किया है, वो उस फंक्शन को मैं नहीं चाहता कि इसे चेंज करे। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? यानी मैंने बाहर से जो कॉल की है वो मैंने किया t1 डॉट प्रिंट, प्रिंट जो भी है यूनिवर्सल है, जो भी है यूनिवर्सल, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये t1 को चेंज ना कर सके क्योंकि इसका नाम तो प्रिंटिंग है। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसके साथ यहां पे कॉन्स्ट लिखते हैं। कॉन्स्ट का मतलब एसेंशियली क्या हो जाता है? इसका मतलब यह कि जो दिस पॉइंटर आ रहा है वो जिसकी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा वो रीड ओनली होगा। आपको ये बात समझ आई? आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, जो आपका आज का क्विज का पहला सवाल है ये कि अगर मैं सेट टाइम कॉल करता हूं, यानी कि t1 डॉट सेट टाइम, तो उस केस में मेरा दिस की टाइप क्या होती है? कौन सा याद है? 4 पॉइंटर्स की टाइप पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो दिस की टाइप क्या होगी? ओके, दूसरी बात, जब मैं t1 डॉट प्रिंट यूनिवर्सल कॉल करूंगा तो उस केस में मेरे दिस की टाइप क्या होगी? ओके, दैट्स समथिंग यू हैव टू। तो आज के क्विज के जो पहले दो सवाल है वो यही है। ओके, तो दिस की टाइप क्या होनी चाहिए? ठीक है, क्या दिस खुद चेंज हो सकता है? यानी जो फंक्शन के अंदर आके क्या मैं दिस प्लस प्लस कर सकता हूं? दैट इज ऑल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट एंड गो होम एंड ट्राई इट। क्या मैं दिस प्लस प्लस कर सकता हूं? अगर वो नहीं कर सकता तो उसका क्या मतलब होगा? वो कौन सा पॉइंटर की टाइप होगा? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके, तो क्विज के पहले दो सवाल यही है कि मैं t1 डॉट सेट टाइम जब कॉल करता हूं तो दिस की टाइप क्या होती है, और t1 डॉट प्रिंट यूनिवर्सल करता हूं तो दिस की टाइप क्या होती है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, ऑलराइट, अब हम कुछ मजे की चीज करते हैं और वो ये, प्लीज रीड द बुक। ये जितनी भी डिटेल्स बताई हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फिर इस तरह से ये वाली पार्ट जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि मैंने हम डिटेल में नहीं बताते, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और जबरदस्त बात, वो देखिए, ये देखें, हमने कंस्ट्रक्टर की इंप्लीमेंटेशन ऐसे नहीं की थी जिस तरह इसने की है ना। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? इट्स एक्चुअली दिस कि टाइम कॉलन कॉलन टाइम कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद इसने यहां पे कॉलन का साइन डाला, और उसके बाद उसके जो मेंबर एट्रीब्यूट थे उसको उसने डिफॉल्ट वैल्यू साइन की। क्या? आवर को कहा 0, मिनट को कहा 0 और सेकंड को कहा 0। ओके, दिस वे ऑफ इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन कहते हैं इसको। ओके, और इस चीज को इनिशियलाइजेशन लिस्ट कहते हैं, ठीक है, मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन। और ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट है बेसिकली, कॉमा सेपरेटेड जो भी चीज होती है वो लिस्ट होती है, पैरामीटर लिस्ट या आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट है। ओके, तो ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट है। ओके, ये जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती है, इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि अगर मैं चाहता तो यहां पर भी ऐसे लिख सकता था। कैसे? यहां पर आके मैं यहां पे आके ये लिखता, क्या? आवर इक्वल टू 0, फिर कॉमा, क्या लिखता? मिनट इज इक्वल टू 0, और फिर क्या लिखता? सेकेंड इज इक्वल टू 0। बट और से देखें, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज वे बेटर देन दिस इंप्लीमेंटेशन। वाई? मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है,
साथ ही उसके एट्रीब्यूट्स की इनिशियलाइजेशन होंगे। ये बात समझ आ गई? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो साथ उसकी इनिशियलाइजेशन कर दो। ओके, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि जब लाइन नंबर 13 के ऊपर वो आएगा तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज आ जाएंगी। आपको ये बात समझ में मैंने क्या बात की? और फिर आप बाद में ये 3 स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं तो गार्बेज वैल्यू तो आ चुकी हुई हैं। आपको ये बात समझ आई? बड़ी जरूरी बात, ठीक है? दैट्स क्योंकि जब आप ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो उस वक्त तो वैल्यू से वो बन तो गया है ना। जब भी आप एक ब्लॉक के अंदर आते हैं तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो बन जाते हैं। तो इसका मतलब है जिस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है वो क्रिएट हो चुका है। आपको ये बात समझ में मैंने क्या बात की? ठीक है, तो इसका मतलब है उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो बन चुके हुए हैं। अब एसेंशियली उसमें जो गार्बेज वैल्यू थी उसको आप इस 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। ये बात समझ? इमेजिन द फॉलोइंग, अगर आपने ये जो आपने हेडर फाइल बनाई थी, ये हेडर फाइल, इस हेडर फाइल में एक वेरिएबल और होता। अच्छा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं जानबूझ के। लेट्स से एक वेरिएबल और होता, उसका नाम होता कॉन्स्ट, और यहां पे होता लेट्स से इंटीजर, और इसका कोई भी नाम होता लेट्स से पाई। ठीक है, पाई की क्या वैल्यू होती है बेटा? 3.14 होती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, ये मैंने एक कांस्टेंट बनाया। ओके, अब अगर मैं इसको यहां आके इनिशियलाइज करने की कोशिश करूंगा, यहां पे आके मैं लिखूं पाई इज इक्वल टू 3.14 समथिंग लाइक दैट, डबल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस लाइन पे लिखने की कोशिश करूंगा तो वो कहेगा भाई एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि अब वो कांस्टेंट है, एक दफा बन गया तो बन गया, अब आपसे चेंज नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ आई? तो अगर आपने कांस्टेंट की इनिशियलाइजेशन अंदर करनी हो तो वो कहां इनिशियलाइजेशन होगी? वो तो होगी ही मेंबर बाय इनिशियलाइजेशन के अंदर। ओके, वो तो हो ही यही सकती है, इसके अलावा हो ही नहीं सकती। ये बात समझ आई? क्यों? वो एक दफा क्रिएट हो गया तो हो गया। एक्चुअली अगर आप इसकी इनिशियलाइजेशन मेंबर बाय इनिशियलाइजेशन के थ्रू नहीं करेंगे, इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू नहीं करेंगे, वो वैसे ही एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि आपने कॉन्स्ट बनाया है जिसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, वो तो वैसे ही डेंजरस है, तो कंपाइलर उसको वैसे ही एरर दे देता है। ओके, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि ये जो मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन लिस्ट है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट है ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? बिल्कुल जीरो साइन हो रही, लेकिन वो क्रिएशन के साथ ही असाइनमेंट हो रही, नहीं होगी ना। अब अगर मैं कह रहा हूं एक केस ये है कि मैं ये ना लिखता, ये वाला ना लिखता और ये करता जाके, दूसरे में ये है क्या कि मैंने ये नहीं लिखा और ये लिखा। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्ट की जाती है, एक्चुअली ऊपर वाली ऑप्ट की जाती है हमेशा। ठीक है, और अब एक और बड़ी जबरदस्त चीज देखें। ठीक है, अच्छा, मेंबर बाय इनिशियलाइजेशन लिस्ट मैंने डिस्कस कर दी। सो लेट मी